नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं एक अच्छी खबर से। भारत में दौलतमंदों की संख्या बढ़ रही है। सबसे अमीर लोगों के आंकड़े देखें तो इसमें 6% की बढ़त दिखती है। आने वाले 5 सालों में इसके 50% बढ़ने का अनुमान है। तो ये नाइट फ्रैंक के आंकड़े हैं जो सामने आए हैं और इसी का असर एक दूसरी अच्छी खबर लेकर आया है। ग्लोबल लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट में आर्थिक राजधानी मुंबई जहां 37वें रैंक पर थी, अब वो 8वें रैंक पर पहुंच गई है, 8वें नंबर पर पहुंच गई है और दिल्ली बेंगलुरु की रैंकिंग में भी बड़ा सुधार हुआ है। नाइट फ्रैंक का कहना है कि ये दौलत बढ़ाने के लिए कोई निवेश नहीं बल्कि खर्च करने का जुनून है जो भारतीयों में नजर आ रहा है। ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट में संकेत है कि तेज गति से बढ़त दिखेगी। देखिए मुंबई से रिपोर्ट। क्या रोटी, कपड़ा और मकान से आगे बढ़कर भारत अब अपने शौक पूरे करने की ओर बढ़ चला है? दरअसल देश में दौलतमंद लोग बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक ने द वेल्थ रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि अति अमीर लोगों की संख्या साल 2023 में 6.1% बढ़कर 13,263 हो गई, जबकि 2022 में ये 12,495 थी। 2028 तक दुनिया में सबसे ज्यादा 50% की बढ़ोतरी के साथ ये आंकड़ा करीब 20,000 होने की संभावना है। तो वहीं ग्लोबल लेवल पर अमीरों की संख्या अगले 5 सालों में 28% बढ़कर 8,02,891 होने का अनुमान है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ऐसे लोग हैं जिनकी कुल संपत्ति 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 250 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। रिपोर्ट में दावा हुआ है कि भारत के अति अमीरों ने अपनी पूंजी का 32% हिस्सा देश और विदेश में आवासीय संपत्तियों में लगाया है। तो लगभग 12% अति अमीरों ने 2024 में एक नया घर खरीदने की योजना बनाई है। दावा किया गया है कि उच्च आय वर्ग वाले लोग करीब 17% पैसा लग्जरी प्रोडक्ट्स पर खर्च करते हैं। इनमें अमीर भारतीयों के बीच लग्जरी घड़ियां निवेश का पसंदीदा विकल्प है। इसके बाद कलाकृतियां और आभूषण आते हैं। क्लासिक कारें चौथे स्थान पर हैं। इसके बाद लग्जरी हैंडबैग, वाइन, दुर्लभ विस्की, फर्नीचर, रंगीन हीरों और सिक्कों का नंबर आता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर बेहद अमीर लोगों की पसंद लग्जरी घड़ियां और क्लासिक कारें हैं। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की तादाद है, उसमें जो इजाफा हुआ है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इजाफा समझा जा सकता है। तकरीबन 6% इजाफा हुआ है। 13,230 के अतराफ जो आज हमारे यहाँ अल्ट्रा रिच लोग हैं, ये जो बढ़ने की रफ्तार है, जिस पेस से ये बढ़ रहा है वो आउटस्टैंडिंग है। और अगले 5 साल में जो अटकलें, जो एनालिसिस किया गया है उसके मुताबिक भारत में इन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये अमीर लोगों की तादाद में 50% से ज़्यादा इजाफा होने की एक्सपेक्टेशन है। कारण बहुत आसान है। भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखी है पिछले 2 साल में ख़ास तौर से, ये सारी दुनिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले बहुत बेहतरीन है। वहीं लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट में भारत की धमक बढ़ी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अब 10 प्रमुख वैश्विक लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट में शुमार हो गई है। मुंबई ने 8वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल मुंबई की रैंकिंग 37वीं थी। 100 प्रमुख लग्जरी रेजिडेंशियल मार्केट में भारत के दिल्ली और बेंगलुरु की रैंकिंग भी सुधरी है। दिल्ली की रैंकिंग 77 से सुधरकर 37 हुई, जबकि बेंगलुरु की 63 से सुधरकर 59 हो गई। मनीला रैंकिंग में सबसे आगे है। इसके बाद दुबई और बहामास हैं। अगर आप साल 2 साल को इग्नोर करें, उससे पहले जो 7-8 साल गुजरे हैं उसमें लग्जरी रियल एस्टेट में बहुत गजब की गिरावट आई है। जो अपर एंड के अपार्टमेंट्स रियल एस्टेट है वो बिक नहीं रहा था, पर पिछले 1.5-2 सालों में ये चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और इसका असर, जैसा कि आपने बताया, ग्लोबल जितनी भी सिटीज़ हैं उसमें भी आज मुंबई टॉप के 10 शहरों में आ गया है। और दिल्ली शायद 37th रैंक पर है और बेंगलुरु 59th रैंक पर आ गया है। तो ये सारे जो इम्प्रूवमेंट है ये बता रहे हैं कि जो अपर एंड ऑफ हाउसिंग है उसकी ग्रोथ पिछले 1.5-2 साल में बाकी सेक्टर्स के बनिस्बत बहुत तेज़ी से उभरी है। तो ये चीज़ बहुत साफ तौर से वाजे कर रही है कि आगे चल के जो अपर एंड ऑफ हाउसिंग मार्केट है, जो लग्जरी रियल एस्टेट है, उसकी ग्रोथ बरकरार रहेगी।
आर्थिक राजधानी मुंबई के हाउसिंग मार्केट को लेकर नाइट फ्रैंक ने एक और ताजा आंकड़ा जारी किया है। बताते हैं कि फरवरी 2024 में मुंबई रियल एस्टेट बाजार में 11,742 प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई, जो कि फरवरी 2023 में 9,684 संपत्ति पंजीकरण से 21% अधिक है। नाइट फ्रैंक के सभी सर्वे से मोटे तौर पर जाहिर होता है कि निवेश से कहीं ज्यादा लोगों में खर्च का जुनून दिख रहा है और लोग लाइफस्टाइल बेहतरी पर जोर दे रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे संदेश खाली में आखिर क्यों मन रहा है जश्न। ग्रेटर नोएडा में एक नामी यूनिवर्सिटी में बीबीए का छात्र यश मित्तल 26 फरवरी को लापता हुआ था। 27 फरवरी को यश के पिता दीपक मित्तल को यश के ही फोन से 6 करोड़ की फिरौती मांगी गई, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यश की हत्या उसके दोस्तों ने ही कर दी। यश मित्तल ग्रेटर नोएडा की एक नामी यूनिवर्सिटी में बीबीए का कोर्स कर रहा था। 26 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकला और फिर नहीं लौटा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसका फोन रिकॉर्ड निकाला तो संदेह की सुई रचित की ओर मुड़ी। रचित यश का दोस्त था। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा खुलासा कर दिया। उसने बताया कि वो यश, शिवम, सुशांत और शुभम अच्छे दोस्त थे और अक्सर पार्टी करते थे। उस दिन भी इन्होंने यश को कॉल करके पार्टी के लिए बुलाया और उसे गजरौला ले गए, जहाँ के वे सभी निवासी थे। लेकिन पार्टी के दौरान ही उनमें विवाद हो गया और चारों ने यश की हत्या कर उसे दफना दिया। पाया गया कि जो ये लड़का है यश मित्तल, ये सकुशल अपने कॉलेज से निकल रहा है फोन पर बात करते हुए। इसके बाद विवेचना के क्रम में सीडीआर का भी अवलोकन किया गया और उसमें कुछ सस्पेक्ट नंबर हमें प्राप्त हुए। उसमें एक सस्पेक्ट था रचित, जो कि इसका मित्र था। रचित से जब पूछताछ करी गई तो रचित ने बताया कि रचित, यश मित्तल, शिवम, शुभम, सुशांत और शुभम चौधरी नाम के लड़के, ये सारे लोग गजरौला के रहने वाले हैं और ये लोग आपस में मित्र हैं और आपस में काफ़ी पार्टी और मिलते जुलते हैं। नवंबर 2023 से इसने बताया कि इनकी मित्रता काफ़ी बड़ी है। उसके बाद इसने बताया कि 26 तारीख को ही गजरौला के खेत में पार्टी करने के लिए इन्होंने यश मित्तल को बुलाया था फ़ोन करके, जिसके बाद वो वहाँ गया। उसी पार्टी में इनके बीच में कुछ हॉट टॉक हुई, जिसके बाद इन लोगों ने उसकी हत्या करके शव को वहीं पे एक खेत में गाड़ दिया। पुलिस ने ये भी बताया कि 27 फरवरी को जो 6 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, वो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश थी। दादरी से पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार किए गए। शुभम चौधरी अभी फरार है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द उसे भी अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन करण पात्रा के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात संदेश खाली की, जहां यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख पर टीएमसी ने कार्रवाई करते हुए उसे 6 साल के लिए निकाल दिया है। टीएमसी पर चौतरफा हमले हो रहे थे। शाहजहां शेख पर कार्रवाई को लेकर आखिरकार ये एक्शन लिया गया है और इसके ऐलान के साथ ही संदेश खाली में जश्न का माहौल दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। संदेश खाली में जश्न का माहौल है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आखिरकार टीएमसी के बाहुबली शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारियों पर हमले का आरोप लगने के 55 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसके घर छापा मारने पहुंचे थे। संदेश खाली के इस बाहुबली पर और भी गंभीर आरोप हैं, जो इलाके के लोगों ने लगाए हैं। उस पर अपने सहयोगियों के साथ जमीन कब्जे और वसूली का आरोप भी लगा है। सबसे गंभीर आरोप यौन उत्पीड़न का है। अब हमें लगता है कि इस क्षेत्र में शांति लौटेगी। पहले बहुत परेशानी होती थी। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे के 24 घंटे पहले ये गिरफ्तारी हुई है। बीते 2 महीनों से संदेश खाली बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव का केंद्र रहा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ किया है कि उसने कुछ दिन पहले शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी। इससे पहले टीएमसी दलील दे रही थी कि कोर्ट के आदेश से उसके हाथ बंधे हैं। आज उसने शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका सुनने से इनकार कर दिया। सख्ती से उसके वकील को कहा कि उसे शाहजहां से कोई सहानुभूति नहीं है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।